अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एयर एम्बुलेंस पंजाब में बनाम सरकार। हम इस वक्त रेस्क्यू 112 के प्रोविंशियल मॉनिटरिंग सेल में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे सेक्रेटरी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब से भी, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जो एयर एम्बुलेंस है जिसको अभी आपने देखा है एक बंदे को रेस्क्यू करते हुए, जो आपको मॉडल दिखाया हमने, जो डमी उसको यूज़ किया गया, एक एक्टर को यूज़ किया गया कि वो उसके अंदर रेस्क्यू का वर्कर ही था जिसको उन्होंने रेस्क्यू किया, दिखाने के लिए कि इस तरह मूव किया जाता है। या एक छोटा जहाज़ खड़ा हुआ, लेकिन जो जहाज़ जो एम्बुलेंस के लिए यूज़ हो रहा है वो बड़े जहाज़ हैं। उसकी शायद तस्वीर आप यहाँ पर देख भी रहे हैं पीछे कि वो जहाज़ नज़र आ रहा है, वो 6 सीटर है, 8 सीटर है, इस तरह करके वो जहाज़ हैं। लेकिन छोटे जहाज़ के अंदर अगर इनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो बड़े जहाज़ में ये आसानी से काम कर लेंगे। डॉक्टर साहब से हम ये भी पूछेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों थी, और हम तो ये फिल्मों में देखते थे, इंग्लिश फिल्मों में, कि वहाँ पर एयर रेस्क्यू हो रही है, कोई पेशेंट किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो वहाँ पर एयर रेस्क्यू किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब से जाके पूछेंगे कि ये आइडिया क्या है, और हम लोग इतना जदीद हो गए हैं आपके, अब हम एयर रेस्क्यू कर रहे हैं और ये कितने लोगों के काम आ रहा है, कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्या ये भी इसी तरह तो नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और कहीं ये वाला माजरा तो नहीं है। तमाम सवाल जो हमारे दिल में भी हैं, आपके दिल में भी, वही पूछेंगे। और रेस्क्यू का जो इदारा है, वो जो पंजाब का इदारा है जिसको अब पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि ये बड़ा मजबूत इदारा बनता जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से रेस्क्यू करें। इवन कि मुल्क में कहीं पर भी किसी किस्म की भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ से लोग भी जाते हैं। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं, जो उसके पाइनियर हैं, फाउंडर्स में से एक हैं इस तमाम रेस्क्यू सर्विसेज के, जिन्होंने इसके ऊपर तमाम रिसर्च किया और इसको पूरी तरह डेवलप किया। उनसे ही बात करेंगे। आए पहले आपको जहाज़ के पास लेके चलते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये जहाज़ करता क्या है और ये कैसे रेस्क्यू करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जहाज़ में एयर एम्बुलेंस में इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जो ये तो अभी हमारा ट्रेनिंग जहाज़ है ना जिसको हम देख रहे हैं, ये छोटे साइज़ में है, और जो हमारे एयरपोर्ट्स पे खड़े हैं वो कौन किस साइज़ में है? जी, जहाज़ का हमेशा एक चैलेंज, चाहे आप किसी में भी हो, तो उसका ऑब्वियसली जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फिर आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है और उससे बड़ा से बड़ा फिर जहाज़ लाना पड़ता है। तो हमने जो इफेक्टिव सबसे देखा कि 6 सीटर अगर आपका जहाज़ हो तो वो बड़ा इफेक्टिवली और कॉस्ट इफेक्टिव रहता है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। तो उसमें नॉर्मली 2 पायलट्स आपके होंगे, एक डॉक्टर होता है, एक अटेंडेंट होता है और एक साइड पे पूरा पेशेंट होता है। तो इससे बड़े जहाज़ हैं ये, चूँकि यहाँ पे अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो इस स्पेस में मैनेज कर सकता है तो ईजिली जाके वहाँ पे मैनेज कर बड़ी स्पेस में भी कर सकता है। तो इसमें सारा आपने देखा कि ये स्पाइन बोर्ड के ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है, अगर उसको स्पाइनल इंजरी है, और इसको जो हमारा ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी लग जाता है, साथ एक ट्रेन डॉक्टर इसके अंदर होता है जिसको बाकायदा एविएशन मेडिसिन के ऊपर जो है वेंटिलेटर है। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है, और उसको फिर बाकायदा हमारा डॉक्टर होता है जिसको एविएशन मेडिसिन की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। उसके बाद इसके अंदर आपके पास मॉनिटर मौजूद है, और उसके बाद ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसको अगर खुदा ना खास्ता कोई शॉक हो या कुछ और उसको इमीडिएटली रिवाइव करना हो, ये चीज़ें जो है उसके अंदर साथ दी गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपको कैसे लगता है कि ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? आपने क्योंकि इस पर R&D की है, मुझे ज़रा प्लीज़ बताइए कि मेरा ये सवाल था, मैं उस वक्त भी सोचता था कि हेलीकॉप्टर होना चाहिए, कि हेलीकॉप्टर से आप कहीं पे भी लैंड करें, कई जगह पर रनवेज नहीं होती, वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो ये हेलीकॉप्टर आसानी से कर लेता है। तो जहाज़ का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी शख्स ने भी अगर आपने हेलीकॉप्टर में सफ़र किया हो या जहाज़ में सफ़र किया हो, आपको वाज़े तौर पे एक तो फ़र्क नज़र आ जाएगा और पता भी चल जाएगा कि ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर ज़्यादातर वो इलाके, जिस तरह पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते या जहाज़ लैंड नहीं कर सकता, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसकी अपनी एक वाइब्रेशन, उसका अपना एक चैलेंज है, मेंटेनेंस का, सारी चीज़ें हैं। तो पहाड़ी इलाकों में यस हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। लेकिन दुनिया की जब हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस देखें तो उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि अगर 100 मील से ज़्यादा कोई क्रिटिकल पेशेंट है, हार्ट का है, हेड इंजरी का है, स्पाइनल इंजरी का है, और उसको अगर आपने शिफ्ट करना है तो वहाँ पे वो रिकमेंड करते हैं कि आपका एक ट्रेनिंग स्पेशलाइज सेंटर फॉर ट्रीटमेंट वो दूर है। तो वहाँ पे 100 मील यानी तकरीबन 160-70 तकरीबन किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे जब टाइम ज़्यादा लग रहा है, वहाँ के लिए ये स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। तो क्रिटिकल पेशेंट को फ़ौरन हम वहाँ से रिसीव करते हैं, और ये इलाके ज़्यादातर हमने अब तक 275 जिन पे लोगों को शिफ्ट किया है, 275 दफ़ा जहाज़ एयर एम्बुलेंस यूज़ हो चुकी है, रूटीन में डेली बेसिस पे होती है। तो वो ज़्यादातर आपके वो इलाका है जहाँ सिर्फ बहावल नगर है, वहाँ से कोई भी पेशेंट आता था तो वो बहुत देर लग जाती थी।
और 4-4 घंटे लग जाते थे। इसी तरह हमारा मियाँ वाली हो गया, उससे पिंडी जाना होता था या कुछ और, वो भी बहुत देर लगती थी। तो उनको आज हम फ़ौरन जैसे ही उनको यहाँ पे हम शिफ्ट करके ले आते हैं उसी दिन उनका इलाज हो जाता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ सरकार की कॉस्ट है। तरफ से हुकूमत पंजाब का और वज़ीर आला पंजाब का इनिशिएटिव था कि जब तक हम स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल इन जगहों पे नहीं बना लेते, जिस तरह बहावल नगर में 8 से 10 अरब रुपया लगता है, तो तब तक भी अगर कोई वहाँ पे सीरियस मरीज़ है, कार्डियक पेशेंट, उसका फौरी इलाज होना चाहिए और उसके लिए फिर ये सर्विस जो है वो शुरू की गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रनवेज जिस तरह मैं आपसे पूछ रहा था, तो रनवेज का क्या करते हैं आप? किन किन जगहों पे ये अवेलेबल है, कहाँ तक एक्सेस है? जैसे मियाँ वाली की आपने बात की, बहावल नगर की आपने बात की, क्या वहाँ हमारे पास रनवे अवेलेबल है? जी, हमारे पास ये पहले रनवे बहावल नगर में भी और इसी तरह मियाँ वाली में पूरी बेस है और एयरपोर्ट भी था, तो इसलिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है। तो सिर्फ ये था कि उनको करना, उनको इस्तेमाल में लाना, उनकी सारी वो करना, सारी चीज़ें करना। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे है। हमारा गुजरात में पूरी एक बहुत बड़ी रनवे है। इसी तरह भक्कर में नहीं थी, भक्कर क्योंकि बहुत ज़्यादा बगेन दूर इलाका है, तो उसके लिए पूरी अब बन रही है आजकल। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये अवेलेबल थी। अब हमारे पास सारी मैपिंग हुई हुई है, जहाँ पे भी कोई इमरजेंसी होती है वहाँ पे जाके हम लैंड करते हैं और पेशेंट को रिसीव करते हैं। एयर एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम क्या है? अगर आपको चाहिए हो तो किस तरह आप अवेल कैसे कर सकते हैं जहाज को? जो फौरन होता है, पहला तो असूल हमेशा एक ही है, वो है ABC, यानी कोई भी अगर क्रिटिकल पेशेंट है उसकी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को आपने इमीडिएट रिस्टोर करना है, चाहे वो हमारी एम्बुलेंस गई है, चाहे वो इमरजेंसी जाती है। हमें जैसी ही कॉल आती है ये साथ ही टेक ऑफ कर जाते हैं। कहीं पे भी अगर पहुंचना है तो विद इन एन आवर, जब तक वो पेशेंट वहाँ पे आता है या रनवे वहाँ तक ही हमारा साथ ही जो है जहाज भी जो है उसके साथ रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो सारा पेशेंट जैसे ही होता है उसको ABC आपने रिस्टोर कर ली और उसको फ़ौरन अब एंजियोप्लास्टी की किसी ज़रूरत है तो आपने जैसे ही पेशेंट को थोड़ा स्टेबलाइज किया है, फ़ौरन उनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा उस हॉस्पिटल में, कर दिया जाएगा हॉस्पिटल में, ताकि जहाँ पे स्पेशलाइज निगहदाश्त की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। कार्डियक सेंटर है, हेड इंजरी वहाँ पे। हमारे ये दोस्त हैं, ये मॉडल के तौर पे हमारे लिए एक पेशेंट का मॉडल बने हुए हैं और ये यहाँ पर ये इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं डॉक्टर आतिफ इनको। और ये और हर जहाज के साथ एक डॉक्टर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो स्पेशलाइज साथ एविएशन मेडिसिन के अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाकायदा उन्होंने उसके बाद फिर उनको हम वहाँ पे जो है ये MBBS डॉक्टर होते हैं। जी, MBBS मेडिकल डॉक्टर है, साथ इनके फिर एविएशन का बाकायदा कोर्स था जो पूरा वहाँ पे करने के बाद फिर इनको हमने अब साथ। कितने डॉक्टर हैं आपके पास डॉक्टर साहब? हमारे इस वक्त को 4 डॉक्टर्स हैं जो के साथ साथ जो इस वक्त एयर एम्बुलेंस के साथ और ये प्रॉपर डॉक्टर हैं? जी, प्रॉपर डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू भाईजान आपका पेशेंट बनने के लिए। आए आपको डॉक्टर साहब से बात करते हैं और आपको ये एयर एम्बुलेंस दिखाते हैं। ये एयर एम्बुलेंस है जो इस्तेमाल की जाएगी। ये मॉडल है, इसको आपने मॉडल ही समझना है। ये कम से कम स्पेस के अंदर ये इसको ट्रेनिंग के लिए किया गया। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये जहाज़ का आइडिया क्या था। डॉक्टर साहब, सच ए नाइस थिंग कि आप ये कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही प्रमोट करते हैं मोस्टली मीडिया के ऊपर। ये ऐसा लगता है कि ना कि वही चीज़ें बिकती हैं, वही चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ है और अगर ये इस्तेमाल हो रही है, लोगों के काम आ रही है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। आइए चलते हैं डॉक्टर। आइए आपको जहाज़ में बिठा के बात करते हैं। जहाज़ में बैठ के बात करते हैं। आइए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मुझे तो इसमें बैठ के भी डर लग रहा है। जी, जहाज़ ऑब्वियसली जब आप हवा में है और ये एक हमेशा चैलेंज होता है जो पायलट्स को, इसीलिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। और एक खास है जब ऊपर एविएशन मेडिसिन में भी हर कोई जाके नहीं बैठ सकता जहाज़ के अंदर, डॉक्टर को भी उसके लिए एक्लेमेटाइज किया जाता है कि जी अब आप ऊपर हो रहा है, किस तरह ट्रीट करना है, पेशेंट को भी सारी चीज़ों को। ये एविएशन डॉक्टर की मतलब कोई स्पेशलाइजेशन अलग से है? जी, उसके बाद एक डॉक्टर होना बुनियादी तौर पर वो तो 5 साल का पूरा कोर्स है। फिर जो एविएशन के अंदर जब आप हवा में है उसमें क्या चैलेंज आता है, हवा का प्रेशर क्या होता है, फिर किस तरह आपने मुख्तलिफ चीज़ों को मैनेज करना है, वो फिर साथ साथ उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ पे क्या चैलेंज आते हैं एविएशन मेडिसिन। यानी कि उसको हवा के लिए तैयार किया जाता है, वो एविएशन का डॉक्टर है। यस, ताकि साथ साथ वो एविएशन के जो चैलेंज है वो साथ उसको हम अब तक कितने तैयार कर चुके हैं? हमारे बेसिकली 4 हमारी ज़रूरत होती है ताकि रोटेशन पे होते हैं। 2 जहाज़ हमारे चल रहे हैं और उसमें जब वो दूसरा नहीं होता तो उसको बैकअप दूसरा डॉक्टर कर रहा होता है, तो इसलिए हमारे 4 होते हैं स्टैंड बाय, ताकि अगर एक छुट्टी पे भी है तो दूसरा अवेलेबल होना चाहिए। और अब तक हम इसी तरह से 275 जो है लोगों को हम शिफ्ट कर चुके हैं। विद इन किसी को भी प्रॉब्लम होती है कहाँ 4-4 घंटे, वही पौने घंटे के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास लाहौर में होता है, उसका फौरन ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, अगला हॉस्पिटल भी रेडी होता है। तो ये आज एक फैसिलिटी है जो पहले 5-5 घंटे 4-4 5-5 घंटे लोग जाते थे, पहुँचते थे, आगे वहाँ पे नहीं होता था। आज ये पूरी की पूरी जो एक सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया और दूर दराज के इलाकों जो कभी सोच भी नहीं सकते थे एक बंदा कि जी उसको अगले दिन उसका दिल का जो एंजियोप्लास्टी हो जाएगी और वो दूसरे दिन डिस्चार्ज होके जा रहा होगा। तो आप कितने ऐसे लोग हैं आज 275, आप जो से पूछें कि किस तरह से उनका अगले इलाज हो गया और आज वो उससे बेनिफिट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये एक टेट्राएथलॉन है ताकि हमारे जितने लोग हैं फिजिकली अगर फिट होंगे तो फिर वो कर सकेंगे। तो इसलिए हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें अगर हमारा जिस तरह गर्मियों का दिन है 3 से 4 डेली के हमारे ड्राउनिंग ऑपरेशन चल रहे होते हैं, कोई नहरों में होते हैं, कोई दरिया में होते हैं, तो सारे लोग यहाँ पे वो डाइविंग भी। फिर उसके बाद हमारे क्लाइंबिंग के एक पूरा है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा सीरीज़ है। तो उसने पहले स्विमिंग की है, फिर अब उसके बाद ये क्लाइंब करेगा टावर के ऊपर, फिर टावर 2 टावरों के दरमियान क्रेविस करता हो जाएगा और फिर अगली जाके फिर आगे से 2 टावरों के दरमियान में वो रोप से जाएगा? रोप से जाएगा, रस्सी से, मंकी ब्रिज जिसे कहते हैं। तो इसलिए वहाँ से ये भी आपको दिखाएंगे किस तरह से ये जो है वो पहले ऊपर जाएंगे टावर पे, क्लाइंबिंग है, फिर उसके बाद क्रेविस क्रॉसिंग है और फिर रिपेलिंग करते हुए नीचे आएंगे टावर से। डॉक्टर साहब ये इसी वजह से और ये सारी चीजें तैयार रहते हैं? जी तैयार रहते हैं और सारी चीज़ें, बिकॉज ये मुसलसल जब तक आप इसको प्रैक्टिस ना कर रहे हो तब तक आप तैयार नहीं रह सकते। अब वो तैयार हो गए, अब ये ट्रेनिंग करके जा रहे हैं। इस टावर से दूसरे टावर पे जाना है उसने, और वो क्लाइंबिंग कर रहे हैं? जी क्लाइंबिंग कर रहे हैं। अब ये कोई टाइमिंग है सारा के सारा जिसमें इन्होंने आपस में कम्पीट करना है। वाह, एंड्योरेंस बढ़ा रहे हैं। और ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं? जी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। आप इनको फिर कोई इनाम देंगे जीतने वाले? जो बेस्ट होगा उसको विनर को कंपटीशन में जो है उसको प्राइज दिया जाएगा। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे होता है, उस दिन इनको इनाम मिलेगा। वैसे असल में तो यही सोल्जर्स हैं जो लड़ते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं, इंसानों की जानें बचाते हैं। आज आप सोचिए 2,75,000 फायर इंसिडेंट पे हमने रिस्पॉन्ड किया और अब तक हम 750 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके। वरना एक छोटी सी आग लगती थी, आपको पेस की याद होगा, सुबह 9 बजे की आग, पूरा पेस जल गया। आज उसके बाद हफीज सेंटर में बहुत बड़ी बड़ी से आगे लगी, अल्लाह का शुक्र हमने सारी बिल्डिंग को बचा लिया। ऐसे ही है। तो ये नहीं होता कि वहाँ पे बाहर से पानी फेंक रहे होते जो अंदर पहुँच ही नहीं रहा होता, ये हालात थे। तो आज एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। आपने इंडिगो देखा, पूरा 19 मंजिला बिल्डिंग जी ऐसे ही था। उसकी सारी बेसमेंट्स में आग लगी थी, बहुत बड़ी फायर थी, उसमें गाड़ियां खड़ी थी, सारी चीजें बेसमेंट में आग लगी थी जहाँ पे पहुंचना मुश्किल था। और वहाँ पे जाके हमने जिस तरह से फायर फाइटिंग किया, पूरा वो होटल बच गया। इसी तरह से अभी हमारे रिसेंटली और इतने कितने सारे, अभी जो आपने देखा वो जो हमारा एक मेन लिबर्टी में प्लाजा है बहुत बड़ा, हाँ। उसके टॉप फ्लोर पे आग लगी, हमने उसी को वहीं पे कंट्रोल कर लिया रोड के ऊपर, और वो भी इसी तरह से 12वीं मंजिल पे इस तरह से थी। तो ये सारे इंसिडेंट्स अगर आप आज देखें तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। वरना पहले एक छोटी सी आग होती थी और वो एक सानिया बन जाता था। तो अगर आपकी बुनियादी इमरजेंसी सर्विसेज जिस जगह पे भी तैयार हैं, जिस तरह पंजाब ने आज किया है, उसी तरह से अल्लाह करे कि वहाँ पे भी फायर हाइड्रेंट भी हो और सर्विसेज अच्छी ट्रेंड हो, तो मैं समझता हूँ किसी भी जगह पे हो तो वहाँ पे वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वो पहुँच गए, अब ये ब्रिज से जाएंगे। अब आप अंदाज़ा करिए ये लेवल ऑफ फिटनेस और ट्रेनिंग है, और ये मुसलसल एक ट्रेनिंग अमल होता है। अगर कोई बंदा फिजिकली अनफिट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो फिर फिट नहीं है टू बी अ फायर रेस्क्यू, और वो अपने लिए भी खतरा है और दूसरे लिए। मतलब मुझे याद है जब हमने सर्विस शुरू नहीं की थी तो मैं एक जगह पे गया, उस वक्त एम्बुलेंस सर्विस हम सिर्फ करते थे, तो मैंने उसको कहा 7वीं मंजिल पे आग लगी है, जो वहाँ फायर ऑफिसर था, तो मैंने कहा आप नहीं जा रहे? तो कहता नहीं सर मैं ऊपर नहीं जा सकता, मुझे दिल की तकलीफ है। तो मैंने कहा फिर आप क्यों है फायर ऑफिसर? क्योंकि अगर आप खुद अनफिट है और ऊपर जाके देख नहीं सकते तो उन्होंने क्या फायर फाइटिंग करनी? बिल्कुल ठीक। तो इसलिए इसके लिए फिजिकली फिट होना लाजमी है, और साथ अगर आप खुद ऑपरेशन लीड नहीं कर सकते जो ऑफिसर है तो फिर ऑब्वियसली वो अपने लिए भी खतरा है और जिनको बचाने जा रहे हैं उनके लिए भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अभी आप ऊपर पहुंच गए। अब ये पूरी ये सोचिए कि इस वायर के ऊपर ये दोनों टावर्स के दरमियान जाएंगे। अगर आप टावर्स ऊपर देख सके तो ये टावर्स जो है यहाँ पे जो है पूरा का पूरा, एक तरफ ये है टावर और दूसरी तरफ वो है, और किस तरीके से वो यहाँ से जाएगा। इसीलिए दुनिया में अगर आप देखें तो फायर रेस्क्यूअर्स को सबसे ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियां खतरे में डाल के दूसरों की ज़िंदगियां बचाते हैं। डॉक्टर साहब ये कॉन्सेप्ट जो आपने पंजाब में ये लागू किया है और अब आप इसके सेक्रेटरी हैं इस इमरजेंसी सर्विसेज के, आप इसको देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये पूरे पाकिस्तान में भी इस तरह का निज़ाम आ सकता है? जी पंजाब आज सबको ट्रेनिंग दे रहा है। आज हमने तकरीबन 27,000 लोग ट्रेन किए हैं। ये जो इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी है इसमें सारे सूबों से यहाँ पे लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। लेकिन जो बुनियादी 18वीं तरमीम के बाद निज़ाम है, जिस तरह पंजाब ने बनाया है, इसी तरह बाकी सूबे भी अब जो है वो निज़ाम को बना रहे हैं ताकि, और वहाँ पे जो भी उनको हेल्प चाहिए वो पंजाब करता है, उनको ट्रेन करके भेजता है। लेकिन फंडामेंटल सिस्टम, उनको रिसोर्सेज, उनको सही ह्यूमन रिसोर्स पे सही कंट्रोल रूम को चलाना और उस पर सही टाइमली रिस्पॉन्स देना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फायर में ये है कि अगर बर वक्त रिस्पॉन्स करेंगे
बर वक्त कॉल, बर वक्त रिस्पॉन्स और इफेक्टिव फायर फाइटिंग, तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, बिल्कुल वरना ठीक है। वही एक आग सानिया बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। वैसे कराची वाले जो दो इवेंट हुए थे अभी, ये लास्ट वाला प्लाजे वाला हुआ था जो सा, वो बड़ा तकलीफ दे ये था। बहुत अफसोसनाक वाकया है। आपने इसको स्टडी किया क्योंकि आप गए थे वहाँ पे, आपको क्या वहाँ पर कमजोरी नजर आई कि किस देखिए, वजह से ये हुआ? फंडामेंटल 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत लाजमी है। मैं किसी को तनकीद नहीं है कुछ और, मैं आपको फंडामेंटल अपनी स्टडी बताए ना कि वो जो चीज़ें बताता हूँ जो कि ज़रूरी है किसी जी। भी फायर फाइटिंग के लिए। नंबर 1, अपने उसके फायर सेफ्टी के इंतजामात होने चाहिए, ताकि बिल्डिंग में से निकलने के रास्ते नहीं है तो आप ये समझ लें वो मौत के कुएं में आप जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो वहाँ बिल्डिंग पे सख्त खतरनाक है जिसमें फायर एग्जिट नहीं है। फायर एग्जिट नहीं है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई हो तो आप बर वक्त वहाँ से निकल सकेंगे। सारे आपके गेट्स बंद हैं, जूसी बंद हैं, तो और आग लग गई है और ऊपर से धुआं भर गया, आप सोचे किस तरह आप उससे बाहर निकल ये मैं मेरे सुनने वालों के लिए भी डॉक्टर साहब जो कहना चाह रहे हैं कि जब अगर आपको लगता है किसी प्लाजे में एंटर हो रहे हैं और उसमें फायर एग्जिट नहीं, आप दुकान खरीद रहे हैं, अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो खुदाया उसके बारे में सोचें, उसको देखें, मालिक से पूछें कि फायर एग्जिट है कि नहीं है। ये चीज़ें पूछना आपका फ़र्ज़ है। बाद में हम यही रोते रहेंगे मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, मेरा माली नुकसान हो गया और जानी नुकसान भी हो सकता है, तो ये पूछना बड़ा ज़रूरी है। वो ऊपर अब बंदा आ गया। हमारा जो अब सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त होता है वो ये है, क्योंकि ट्रैफिक में रश इतना बढ़ गया है कि वहाँ तक पहुँचना सबसे बड़ा हमेशा और ये आप देख सकते हैं कि लाल रंग के हाइड्रेंट लगे हुए हैं। जी, हाइड्रेंट ये लगे। हाइड्रेंट है। अगर आपका हर प्लाजे के बाहर ये हाइड्रेंट है तो हर बार ट्रक को अगर पानी भरना जाना पड़े कभी भी फायर फाइटिंग नहीं कर सकता। यूरोप में और बाहर कोई भी एरिया प्लान नहीं करते जब तक वहाँ पे पानी ना हो। यानी जिस तरह पानी पीने के लिए ज़रूरी है, नहाने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह फायर हाइड्रेंट का पानी भी बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। ताकि अगर कोई आग लगे तो आप फौरन फायर फाइटिंग। जैसे लाहौर शहर के अंदर अंदरून शहर में और अंदरून शहर में पुराने हमारे जो थे ये सारे के सारी चीज़ें अवेलेबल थी, पुराना जिस वक्त शहर बने थे और डिज़ाइन किए गए थे। अब क्या हाल है? ठीक है, अरे जी शाबाश, चले शाबाश, कमाल कमाल आदमी है यार। अब ठीक है बेटे, हम हैं पाकिस्तान। डॉक्टर साहब कई लैप्स हो जाते हैं, ह्यूमन एरर हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप इसके अंदर वो एरर का चांस और क्या कहते हैं ना लैगिंग का चांस कितना के रखते हैं, कितने मार्जिन रखते हैं? देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बेहतर ट्रेंड होंगे, जितना आपका सिस्टम अच्छा होगा, उतने उसके चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल लेकिन ऑब्वियसली एक इंसान है, वो हमेशा चांस कभी भी होता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है कुछ और, लेकिन आपने जितना बेहतर तरीके से तैयारी की होगी उतना कम से कम वो रिस्क हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो आप जब एक बिल्डिंग बना रहे हैं हाँ, या आप किसी इमरजेंसी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अच्छा दोनों ही डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, मैं अभी भी देखता हूँ कि कई दफ़ा बहुत सारे पेशेंट, मेरे पास वो विजुअल्स भी हैं, मैंने खुद वो बनाए थे, बंदा रक्शे में अपने बाप को लिटा के लेके जा रहा है, उसने वो भी पकड़ी हुई है, क्या कहते हैं, ग्लूकोज की बोतल भी पकड़ी हुई है, सारा कुछ हुआ हुआ। हम इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी ऐसे विजुअल्स क्यों देखते हैं? आज देखिए 2 करोड़ लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। आज है। ये पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। जब हम ये कर रहे थे तो और क्यों कहते डॉक्टर साहब हम अमेरिका और यूरोप की बातें करते हैं, पाकिस्तान में बन ही नहीं सकता। ठीक है, वो मानने को तैयार नहीं था। बिल्कुल ठीक है। हमने कहा जहाँ पे इसका सफर का आगाज किया 14 एम्बुलेंसेज से लाहौर शहर से, हाँ। आज पूरे जनूबी एशिया की हम पहली सर्विस हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 करोड़ लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। लेकिन ये एक इमरजेंसी सर्विस है। आप तो तुर्की में भी जाके जी, रेस्क्यू तुर्किया में भी हम पहली सर्विस हैं जिसको अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू में अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफाई किया, जिसकी वजह से हमने टर्की भी रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये सारी चीजें हमने कैपेसिटी बिल्ड की जहाँ पे कहते थे हो ही नहीं सकता। फायर पे आप देख लीजिए, कहाँ आग पेस पूरा जल गया, इसी तरह कई जल गया, जिस वक्त था ही नहीं, सिस्टम नहीं बनते थे जो थे हालात हमारी सर्विसेज के, वो जो बंदा कुछ नहीं कर सकता था, मालियों को लेकर उन्होंने रख लिया कि जाके इधर भी पानी फेंका। फायर फाइटर आपने देखा कितना फिट होता है, कितना वेल ट्रेंड होता है, बिल्कुल ठीक है। BS सेट पहन के किस तरह जाके एंट्री करनी है, किस तरह फायर फाइटिंग करनी है। आज 2,75,000 फायर इंसिडेंट्स पर हमने रिस्पॉन्ड किया है और हम अब तक जो है 750 अरब के से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं। ये तभी मुमकिन हुआ जब हमने एक चीज़ को मुसलसल ट्रेन किया, निज़ाम बनाया। आज भी डेली बेसिस के ऊपर 3 से 4 जो है हमारी ड्राउनिंग इंसिडेंट्स चल रहे होते हैं गर्मियों में, उस पर कितने दिन लग जाते हैं। 15-15 किलोमीटर हमें एक जो है वो हमें जाके वो करनी पड़ती है, हमारी सर्च चलती है,
डाइवर्स हमारे जाते हैं, ये सारा कुछ आज हो रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। ये सब चीज़ें नामुमकिन लगती थी, अल्लाह का शुक्र आज यहाँ पे न सिर्फ किया बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आलमी मेयार की सर्विसेज मिल रही हैं पंजाब में। मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ कि एविएशन के डॉक्टर्स को आप कैसे तैयार करते हैं? बेसिकली उसमें उनको ये होता है कि उनको जहाज़ के उड़ने के असूल, फिर उसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं जो प्रेशर में चेंजेस आते हैं उसमें किस तरह से मेंटेन रखना है, अगर आपको वहाँ पे ऑक्सीजन या कुछ और प्रेशर देना है वो किस तरह से रखना है, उनका रेस्पिरेटरी अगर सिस्टम है उस वक्त सांस का वहाँ पे क्या रखना है और किस तरह आप प्रेशर मेंटेन रखेंगे, अगर उनका हार्ट का फंक्शन है या किस किस्म की मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, अगर आपको किसी और पेशेंट को मैनेज करना है उसी हाइट के ऊपर वो किस तरह से करना है, वो उसकी सारी चीज़ें जो नॉर्मल एक इस जगह पे है वहाँ पे जाके थोड़ी चेंज कर जाती हैं। तो उन सारे हर सिस्टम वाइज आपको ट्रेनिंग की जाती है कि अगर यही वाली इमरजेंसी ऊपर आपको मैनेज करनी हुई तो किस तरीके से करेंगे, और वो क्या चेंजेस हैं जो चाहे पायलट है या हमारा जो ऊपर डॉक्टर बैठ के जा रहा है उसको वहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कई है। लोगों को नौजिया शुरू हो जाता है, कई लोगों को एयर का होता है या कई लोगों को इवन डर और खौफ भी होता है ऊपर बैठने का। तो उन सारी चीज़ों को भी आपने किस तरीके से वहाँ पे मैनेज करना है उनको पहले से ट्रेन किया जाता है ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन ना आए और बेहतर तरीके से पेशेंट को भी मैनेज करना है, उसके अटेंडेंट को भी मैनेज करना है। आए बैठ के बात करते आइए। हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रिजवान नसीर जो सेक्रेटरी हैं रेस्क्यू सर्विसेज पंजाब के, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा हमें, आपने पूरा घुमाया और वो जहाज़ भी दिखाया। मैं एक चीज़ जो सवाल मैं आपसे वहाँ भी पूछा था कि छोटे जहाज़ को यहाँ रखने का मकसद क्या है, और ये जो जहाज़ है क्या ये वाला जहाज़ यूज़ होता है सर्विस के लिए? जी, ये हमारा जिस तरह एक पहले हमारा प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होता था उसका जहाज़ चूँकि अवेलेबल था तो एक लोगों को फील लेने के लिए और एक वो देने के लिए कि अगर आपको एक सर्टन एनवायरनमेंट में काम करना पड़ा तो किस तरह आप काम करेंगे। अच्छा। तो इस पे उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये बेसिकली एक मॉडल है। जो एक्चुअल हमारे जहाज़ है वो हमारे पास 2 हैं जो हमारे वहाँ पे इस वक्त मेन ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जिनके साथ हमारा मुआहिदा है शाइन फाउंडेशन और एयर ईगल, उसके साथ जो है उनके बाकी जहाज़ भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी इमरजेंसी होती है तो हम उनको भी मोबिलाइज कर सकते हैं। उसमें एक से ज़्यादा पेशेंट आते हैं? जी, वहाँ पे हमारा जो है 6 सीटर प्लेन्स है, पाइपर सैनिका जो ट्विन इंजन है और इसी तरह सेसना 206 है। तो इनमें होता यह है कि 2 पायलट्स हैं और उसके साथ एक हमारा डॉक्टर होता है और इसी साथ अटेंडेंट होता है और इस तरह पूरा एक पेशेंट वहाँ पे आ जाता है और उसको हम पे शिफ्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से भी कोई क्रिटिकल पेशेंट है जिसको स्पेशलाइज इलाज की जरूरत है, जिस तरह किसी का कार्डियक। क्या हम सिर्फ एक पेशेंट शिफ्ट कर सकते हैं? जी, एक पेशेंट एट अ टाइम वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। कोई जहाज़ में हम 2 नहीं कर सकते? देखिए, वो फिर कॉस्ट बढ़ जाती है और दूसरी चीज़ें हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत इफेक्टिवली प्लान किया ताकि ये ऐसा हो जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो और थ्रू आउट हम इसको मैनेज कर आप सकें। कितना बजट लगा रहे हैं इसमें 2 साल के अंदर? टोटल जी इस वक्त इसका जो खर्चा आता है 1 घंटे का वो हमने $540 है। अच्छा। तो ये हमने इसलिए रखा और इतना इफेक्टिव इसको रखा ताकि कल को जिस वक्त ये चलता भी रहे लोगों को सर्विसेज मिलती रहे। यानी इसके मुकाबले में अगर आपका कोई जो है वो 7 से 8 अरब रुपए का एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनता है, आप सोचिए वो भी भावलनगर जैसे दूर दराज इलाकों में बनाना वो मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसी तरह से अगर हमारा मियाँ वाली है या दूसरे इलाके हैं जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे, तो बाय द टाइम वहाँ से पेशेंट आता था और पहले ही सीरियस कंडीशन में होता था तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था। आज उसी पेशेंट को हम लेकर आ जाते हैं, वो घंटे में इधर होता है और उसके बाद उसका फ़ौरन इलाज हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक उनके लिए अवेल कौन कर सकता है? क्या सब कर सकते हैं, कोई स्पेशल लोग हैं? इसका एक पूरी प्रोटोकॉल बनाई गई है कि फ़ौरन जो है वो अगर आपका कोई भी पेशेंट लेके हमारा फ़ौरन जाता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, DHQ हॉस्पिटल नॉर्मली वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे फ़ौरन उनके कंसल्टेंट अवेलेबल होते हैं और वो कहते हैं कि जी यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और इसको ले जाएं। तो फ़ौरन हमारा कंट्रोल जो है वो हमारे इधर सेंट्रल कंट्रोल को बता देता है, मॉनिटरिंग सेल को, और वो फ़ौरन इमीडिएटली जो है सो ये विद इन मिनट्स ये सारा काम हो रहा होता है। क्या DHQ को ये पता है कि वो ये करना है? क्योंकि देखें शिकायतें तो आती हैं, बातें तो आती हैं, वो कहते हैं कि जी जब डॉक्टर तो बताएगा ही नहीं किसी पेशेंट को कि भाई, वो सिर्फ इतना कहते हैं लाहौर ला जाओ, नहीं इसके अलावा कुछ बात सुनने को नहीं मिलती। ये वाला एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब ये था तो उस वक्त भी हमारे, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे और कसूर से खातून चली थी और उसका फिर जिस तरह से वो पहले एक अस्पताल गई, फिर किसी ने पैसे उससे लिए, फिर दूसरे अस्पताल गई, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप इसको भी जो हमारी अस्पतालों की एम्बुलेंसेज हैं इनको लें और इनको किसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करें।
वो एक चैलेंज लगता था एकदम इतनी एम्बुलेंसेज एक्सेप्ट करना, फिर उनको चलाना। आज 16 लाख लोग उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आपके पास कितनी एम्बुलेंसेज हैं जो रेस्क्यू वाले यूज़ कर रहे हैं? हमारी जी इस वक्त टोटल नंबर जो है कोई तकरीबन 800 के करीब है। अच्छा, पूरे पंजाब में? जी पूरे पंजाब में। और उसमें फिर जो है साथ ही हमारा ये जो पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस है, जिस तरह ये जो अस्पताल आप बात कर रहे थे, वहाँ पे भी लोग सीधा उठाते थे और कहते थे भेज दें। आज वहाँ पे हमारा बंदा अवेलेबल होता है और ये रेगुलरली हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड में उसमें ये डिस्कशन होती है कि अगर कोई अननेसेसरी रेफरल कर रहा है तो उससे पूछते हैं कि भाई जब आपके पास यहाँ पे फिजिशियन सर्जन अवेलेबल है, आप क्यों इस पेशेंट को भेज रहे हैं? हाँ, समझ आती है कि जिस तरह एक बंदा है जिसकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, वो फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हाँ उसको लेके हम ज़रूर जाएंगे। अगर उसकी है ECG में चेंजेस देखे हैं, उसके बाकी टेस्ट हो गए, उस पर नीड्स एंड एंजियोप्लास्टी, तो फिर उसको ज़रूर शिफ्ट करेंगे। इसी तरह को हेड इंजरी का पेशेंट है, उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, उसको शिफ्ट। लेकिन जिसके लिए बाकी वहाँ पे कंसल्टेंट और अमला अवेलेबल है, तो उसको वहाँ पे क्यों नहीं ट्रीट हो रहा? तो आज ये बाकायदा हम उनके साथ भी टेकअप करते हैं। प्राइमरी हेल्थ ने बाकायदा खुद मॉनिटरिंग का निज़ाम भी बनाया हुआ है, ताकि जब वहाँ पे कंसल्टेंट हैं तो ये ना हो बिला वजह पेशेंट को कहें जी पूरी फैमिली उठाओ और उधर दूसरे शहर चले जाओ, जो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों को लेकिन आज 16 लाख लोग जिनको ज़रूरत है क्रिटिकल पेशेंट, उनको हम शिफ्ट करते हैं। आपको जो आपने ये 250 के करीब लोगों को शिफ्ट किया है जहाज के ऊपर, 275 इस वक्त तक हमारे एयर एम्बुलेंस पे शिफ्ट हुए। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्टिमोनियल दिया हो? जी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। आप हमारी अगर साइट पे भी जाएं या जो भी हैं, आपको हम वो भी दे देते हैं। ये बहुत सारे हैं जिनको आप शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेशेंट शिफ्ट हो रहा है उसका जो है वो एक ओपन और वो उसको एक दिन में उसी तरह सहूलत मिल जाना नामुमकिन बात थी। आज बहावल नगर जैसे, मियाँ वाली जैसे जब वो आते हैं, आप उनके असुरात सोच नहीं सकते। गरीब आदमी जिसने कभी सोचा ना हो, वो वहाँ से आता है दिल की तकलीफ के साथ, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में। बहावल नगर से उसको फ़ौरन उठाया जाता है, जहाज़ में वो लाहौर आता है VIP की तरह, उसको फ़ौरन इलाज होता है और अगले दिन वो ठीक होकर वापस जा रहा होता है, यानी उसको फ़ौरन इलाज हो जाता है और वो बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है। और ये मैं समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब ने जिस वक्त कहा कि ठीक है वहाँ पे अभी अस्पताल बनने में बड़े वो तो टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम इन लोगों को भी एक बुनियादी हक दे दिया जाए कि फ़ौरन वो वहाँ से भावल नगर या मियाँ वाली जैसे इलाके से भी फ़ौरन हमारे यहाँ पे आए। ये सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट के लिए है, क्रिटिकल पेशेंट? जी इमरजेंसी के लिए हमारी सर्विस भी इमरजेंसी क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए है। तो इसी तरह से क्योंकि वो इमरजेंसी में ज़िंदगी और मौत की कशमकश होती है। क्योंकि ये थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि फलां जगह बंदा बीमार सी, फलां जगह प्रॉब्लम सी, तुसी पहुँच नहीं सके, उतों तक करते आए नहीं, मेरा बंदा लगे गए नहीं। तो आप ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को भी ये बता रहे हैं कि सिर्फ वही बंदा देखिए जो क्रिटिकली। बिल्कुल सही बात। हमारे बहुत सारे फलाई इदारे थे, पहले भी थे अब भी थे, जिस तरह से हमारा ED हो गया, चीपिया हो गया, अलखिदमत हो गया, ये बहुत सारे इस किस्म की सर्विसेज लोगों की अवेलेबल है होती हैं। जिस तरह एक पेशेंट स्पेशलाइज्ड टैक्सी सर्विस है जो कि नॉमिनल से आपने थोड़े से पैसे दिए और वो आपको एक सर्विस मिल जाती है। लेकिन उसमें और एक इमरजेंसी सर्विस में फ़र्क है। इमरजेंसी सर्विस वो होती है जिसमें तरबियत याफ्ता अमला होता है, उसमें फिर सारे आलात दिए जाते हैं ताकि एक इमरजेंसी पेशेंट को जैसे ही हम उठाएं वहीं से उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और उसको ऊपर पहुँचाया जाए। ये है इमरजेंसी पेशेंट्स। उसमें बाकायदा WHO का स्टैंडर्ड है जिसमें अब तक हमने 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट किया है और अक़वाम मुत्तहिदा WHO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने 9 मिनट से कम में नहीं, हमारा एवरेज 7 से 8 मिनट रहा, अब हमारे लिए 8 मिनट हमारा, वरना हमने 7 मिनट पे मेंटेन रखा। अब जिस तरह ट्रैफिक बढ़ी है तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ सालों में ही जितना ट्रैफिक में इजाफा हुआ है वो बेबार। तो हमने लेकिन फिर भी हमने अक़वाम मुत्तहिदा WHO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रखा है और अभी हमें मौजूदा हुकूमत ने उसमें हमारे स्टेशंस का भी नंबर इंक्रीज़ किया, लाहौर शहर में भी, बाकी जगहों पे भी, ताकि हम उस रिस्पांस टाइम को मेंटेन रख सकें। जो हमारा पहले 6 स्टेशंस कर देते थे 2004 में, आज वहाँ पे 22-23 स्टेशन भी जो है वो कम पड़ रहे हैं, बिकॉज ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और लाहौर शहर भी बहुत एक्सपैंड हुआ, इसी तरह बाकी शहर भी एक्सपैंड हुआ है। तो उनके लिए भी हम ये इंतजाम कर रहे हैं ताकि हम अपना रिस्पॉन्स टाइम मेंटेन रखें। सो 2 करोड़ इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड करना, अक़वाम मुत्तहिदा WHO स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना और लेस देन 9 मिनट का अपना रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखना, अल्लाह का शुक्र है कि वो किया है और लोगों को डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इमरजेंसी सर्विस में ये फ़र्क है। और जो बेसिकली जो दूसरी हमारी सर्विसेज हैं, अगर आपका खुदा ना खास्ता को पुराने मरीज होते हैं जिनको जिगर सिरोसिस है लिवर का या कोई और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या कुछ और, उसने आए दिन को डायलिसिस के लिए जाना है, कभी कुछ और जाना है, वो चूँकि एक रूटीन में शिफ्टिंग हो रही होती है और नॉर्मल गाड़ी में भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जो सीरियस मरीज़ है जो ज़िंदगी और मौत की, वो इमरजेंसी सर्विस होती है, उस पर चूँकि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होता है, वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। बाकी फलाई यादें रहे कि ये कर रहे हैं और दूसरा डेड बॉडी
अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो भी आप एक पेशेंट लेते हैं, वो भी अभी तो मेरे ख्याल से नई सर्विस शुरू की है डेड मैयत लेके जाने की। कुछ लोगों के साथ ज्यादती होती थी, बेचारा पहले ही गरीब आदमी आता था सरकारी अस्पताल में और उसका जब इलाज होता था और उसके बाद जब वो जा रहा होता था तो बाहर लोग खड़े होते थे और उस वक्त भी उसे कह रहे 25,000 दोगे तो मैं लेके जाऊंगा, या इस तरह से लोग ज्यादती करते थे। तो फ़ौरन वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जी आप जो है इसका कुछ सिस्टम ऑर्गेनाइज करें। आज हमारी थोड़ी पुरानी हो जाती है तो जो उनको व्हीकल्स को हमने रिफर्बिश करके तो हमने आज एक डिसीज केयर सर्विस बाकायदा शुरू कर दी है। अभी पायलट बेसिस पे हमने लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में शुरू किया, जल्दी हम बहावलपुर में शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह जून तक हमारा टारगेट है कि हम तमाम ज़िलों में दे दें। तो जो भी कोई बेचारा मुस्तहिक है, पुअर पेशेंट है जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसको विद इन द सिटी वो हमारी डिसीज केयर सर्विस करती है, और आउटसाइड द सिटी हमारी पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस जो लेकर आ रही होती है ऐसे दूर दराज इलाके से मरीज़ को, वो जब वापस जा रही होती है तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि उसको शिफ्ट करा दें ताकि उनको भी ये सहूलत मिल जाए। चलें डॉक्टर साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तकरीबन 2 साल के अरसे में ये जो रेस्क्यू सर्विस शुरू की गई है, इसने तकरीबन 250 से ज़्यादा पेशेंट्स को बचाया है, रेस्क्यू किया है, उसको लेके गई है। इसको अवेल कैसे किया जाना है वो भी आपने डॉक्टर साहब से सुन लिया, इसको पंजाब हुकूमत किस तरह इस्तेमाल कर रही है वो भी आपने सुन लिया, इसका बजटिंग क्या है वो भी आपने सुन लिया, इसके पीछे आइडिया क्या है वो भी आपने इस शो में जान लिया। लेकिन बेसिक चीज़ जो अभी जाके हम एक दूसरे से भी डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि आपके पास सर्विस अवेलेबल है, उसको अवेल करना आपको आना चाहिए। ये ना हो कि पेशेंट को सिर्फ इस वजह से उसकी जान चली जाए कि हमको पता नहीं था कि हमारे पास ये सर्विस मौजूद है, हमको ये नहीं पता था कि हम ये सर्विस भी अवेल कर सकते हैं, हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि हम जहाज़ यूज़ करके भी अपने पेशेंट को निकाल के ले जा सकते हैं। तो अपने ये जो मैसेज है, ये जो बातचीत है, ये तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, ये तमाम लोगों को दिखाएँ। ये शो करने का मकसद यही था कि वो लोग जिनको पता नहीं है कि हम एयर सर्विस यूज़ कर सकते हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ये उनके लिए किया गया है ताकि उनको पता चले कि हमारे पास एक एयर एम्बुलेंस मौजूद है, सर्विस मौजूद है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जहाज़ हैं जो आपको पंजाब के दूर दराज इलाकों से रेस्क्यू करेंगे और हॉस्पिटल और बड़े शहरों में लेके आएंगे, टीचिंग हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, आपका इलाज करवाएंगे। ये तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। इसको अवेल करने का तरीका भी आपको बता दिया गया है, साइट पे उसमें स्क्रिप्ट में भी लिखा दिया गया है, नीचे हेडर्स में भी चल रहा है, तमाम जगहों पे ये चीज़ें हम चला रहे हैं, इनके नंबर चला रहे हैं ताकि आप इसको अवेल कर सकें और अगर किसी की जान खतरे में है तो आप उसको बता सकें कि हमारे पास एयर एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है पंजाब में और हम उसे अवेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।